हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड देन आफ्टर स्ट्रक्चर विथ पॉइंटर के बारे में। ठीक है, प्रीवियस सेशन के अंदर हमने देखा था पॉइंटर हम किस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल के थ्रू और साथ ही साथ एरे के थ्रू। ओके, चलिए तो आज देखते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप फिगर के थ्रू देख सकते हो, रैम के अंदर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 3 वेरिएबल बनाकर रखे, राइट। एक है आईडी, दूसरा है नेम और तीसरा है एच। यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रक्चर को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। माइट भी अगर आप ऑलरेडी सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर पढ़ के आए होंगे, ठीक है, तो आपको ख्याल होगा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली हम किसको बोलते थे। स्ट्रक्चर यानी कि वन टाइप ऑफ आपकी कस्टम डेटा टाइप होगी। अब सपोज हमारे पास कोई एक स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है, तो मैं एक स्टूडेंट के लिए कितने कितने वेरिएबल का यूज करूंगा। सपोज उस स्टूडेंट का कोई यूनिक आईडी हो सकता है, उसका कुछ नेम हो सकता है और साथ ही साथ उसका कुछ एज भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सपोज 3 वेरिएबल एज्यूम कर लिए, आईडी, नेम और एज। लेकिन ये एक स्टूडेंट के लिए हो गए। ठीक है, अगर कोई नया स्टूडेंट रहता है तो फिर से मुझे उस दूसरे स्टूडेंट के लिए आईडी लेना होगा, नेम लेना होगा और एज भी लेना होगा। क्लियर। तो इस तरह से हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली कि इसको ही हम फॉलो करेंगे। जितने भी हमारे पास नए नए स्टूडेंट आते जाएंगे, ठीक है, इस सिनारियो को ही हमें फॉलो करना होगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सपोज वर्ल्ड के अंदर कार को बनाने के लिए कई सारे मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन कार को बनाते वक्त वो कौन कौन सी चीज़ को फॉलो करते हैं कि सभी कार के स्टीयरिंग व्हील्स कितने होने चाहिए, एक ही होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ व्हील्स कितने होने चाहिए, 4 व्हील्स ही होने चाहिए। तो मतलब कि कार बनाने का सिनेरियो, कार बनाने का कोई स्पेसिफिक ग्लोबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसी को वो लोग फॉलो कर रहे हैं सभी मैन्युफैक्चरर्स। तो हमें भी यहाँ पर यही चीज़ करनी है। एक हमने स्ट्रक्चर बना लेना है कि कोई भी नए स्टूडेंट का अगर हमें डेटा लेना है तो इसी स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करके लेना होगा। तो ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए ही हमें यूज करना है स्ट्रक्चर का। अब देखिए स्ट्रक्चर को किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले आपको लिखना होगा स्ट्रक्ट कीवर्ड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको लिखना है स्ट्रक्ट कीवर्ड। क्लियर, कुछ इस तरह से। उसके बाद स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखने के बाद आपको स्ट्रक्चर का कुछ नेम देना है। अब ये नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट लिखा हुआ है क्योंकि मैं स्ट्रक्चर को किसके अकॉर्डिंग बनाना चाहता हूँ, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, इसलिए। देन आफ्टर आप यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को ओपन कीजिए एंड लास्ट में कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करके उसके बाद आपको सेमीकोलन पुट अप करना है, ठीक है। और इन दोनों की बॉडी के बीच में आपको यहाँ पर लिखनी है एट्रीब्यूट्स जो कि आप स्टूडेंट के डेटा को देना चाहते हो। सपोज मेरे पास होगी एक आईडी, नेम और एच, पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। इस तरह से ही आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर कर देता हूँ बोल्ड। यहाँ पर स्ट्रक्ट जो है वो हमारे लिए क्या है, एक नया कीवर्ड है, ठीक है। स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से आप अपना कस्टम डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हो। मैंने एक नया डेटा टाइप क्रिएट किया जिसका नाम ही मैंने रख दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब अगर मैं इसका वेरिएबल क्रिएट करूंगा तो मैं साथ साथ इंटीजर वैल्यू भी पास कर सकता हूँ और उसके साथ स्ट्रिंग वैल्यू भी पास कर सकता हूँ। क्लियर, ओके। चलिए अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके एक या फिर एक से ज्यादा स्टूडेंट का डेटा ले लेना है, रिट्राइव कर लेना है। क्लियर, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने एक स्टूडेंट का डेटा क्रिएट किया यानी कि मुझे पास करनी होगी उसकी आईडी, उसका नेम और उसका एज, तो पर स्टूडेंट रैम के अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल्स क्रिएट हो गए, राइट। पर स्टूडेंट रैम के अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल्स क्रिएट होते रहेंगे, एक आईडी, एक नेम और एक एज। क्लियर, चलिए अब इसका यूसेज हमें किस तरह से करना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा वॉइड मेन का, ठीक है। वॉइड मेन वाला मैं पूरा स्ट्रक्चर अब यहाँ पर बीच में लिख रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास सपोज मेन फंक्शन है, वो आप वॉइड कराइए या फिर इंटीजर रखिए, डजंट मैटर। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ कोडिंग करना है। सबसे पहले तो ये आईडी की वैल्यू हमें असाइन करनी है, ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पर इस तरह से नहीं लिख सकता, आईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इनवैलिड गिना जाएगा। क्यों, आईडी हमने यहाँ पर थोड़ी ना क्रिएट किया हुआ, आईडी नाम का वेरिएबल यहाँ पर तो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एरर आएगा। ये आईडी नाम का वेरिएबल कहाँ पे है, वो तो यहाँ पे है, देखिए स्ट्रक्ट के अंदर। ये जो आप स्ट्रक्चर पूरा बना रहे हो वो आपको मेन के बाहर बनाना है, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन रखिएगा, मेन की बॉडी के बाहर यानी कि ग्लोबल एरिया के अंदर ही आपको पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। क्लियर, चलिए अब इस आईडी को हम मेन के अंदर किस तरह से एक्सेस कर सकेंगे। आईडी तो हमारा स्ट्रक्ट के अंदर पड़ा हुआ है और वो तो मेन के बाहर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक डोर बनाना होगा जिसकी मदद से हम इस स्ट्रक्चर के अंदर घुस सके और आईडी, नेम और एज जैसी एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सके, ठीक है। सपोज ये हमारा एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम के अंदर 3 बच्चे हैं, एक है आईडी, दूसरा है नेम और तीसरा है एज। लेकिन हम अभी दूसरे क्लासरूम के अंदर है जिसका नाम है मेन, ठीक है। तो एक क्लासरूम में से दूसरे क्लासरूम के अंदर जाने के लिए
उस क्लासरूम का आपके पास क्या होना चाहिए, एक डोर होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले एक डोर क्रिएट करना होगा, ठीक है, ताकि इस क्लासरूम के अंदर आप जा सके। क्लियर? यानी कि कुछ भी नहीं है, वन टाइप ऑफ एक वेरिएबल क्रिएट करना है। बट हमारे पास अब नई हमारी खुद की डेटा टाइप है। हमारी डेटा टाइप का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देखिए स्टूडेंट, देन आफ्टर वेरिएबल का नेम लिख दिया एस। क्लियर? ये सिमिलर ही है, किसके जैसा, आप इंटीजर का कोई वेरिएबल क्रिएट करते थे। सपोज मैंने लिखा इंटीजर ए, तो यहाँ पर क्या था, इंटीजर डेटा टाइप था और ए जो है वो वेरिएबल था। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर है, स्टूडेंट डेटा टाइप है और एस आपका वेरिएबल है। बट क्योंकि ये जो स्टूडेंट है वो हमारा कस्टम क्रिएटेड डेटा टाइप है यूजिंग स्ट्रक्चर, तो तब आपको यहाँ पर आगे स्ट्रक्ट कीवर्ड भी मेंशन करना होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर इंट के आगे हम कभी भी अब तक स्ट्रक्ट नहीं लिखते थे, क्योंकि इंट तो हमारा बिल्ट इन डेटा टाइप था, जबकि स्ट्रक्चर जो है वो हमारा बनाया हुआ डेटा टाइप है। तो इस तरह से आपको दो वर्ड्स नोट डाउन करने होंगे, स्ट्रक्ट भी और अपनी डेटा टाइप का नाम भी, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका वेरिएबल। क्लियर? इसको आप वेरिएबल भी बोल सकते हो या फिर इसको आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। क्लियर? तो स्ट्रक्ट की मदद से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस, यानी कि हमारा डोर क्रिएट किया। ये एस ही हमारे डोर का नाम है। यहाँ पर आप कुछ भी नेम लिख सकते हो, ठीक है। वेरिएबल का नाम जो आप यहाँ पर भी लिखते थे उसके जैसा आप यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हो। चलिए, तो हमने अपने डोर का नाम दे दिया एस। अब इस डोर की मदद से हम आईडी, नेम और एज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, आईडी को एक्सेस करना है, बट किसकी मदद से, इस एस की मदद से। तो मुझे यहाँ पर सिंपल लिखना है आगे एस देन आफ्टर डॉट आईडी, ठीक है। ये डॉट ऑपरेटर की मदद से आप इस स्ट्रक्चर के अंदर जा सकते हो और किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हो, सपोज आईडी, नेम और एच। क्लियर? तो मैंने देखिए एस की मदद से आईडी को एक्सेस किया और उसके बाद मैंने उसकी वैल्यू भी असाइन कर दी, ठीक है। लेकिन एस की मदद से मैंने कौन से ऑपरेटर को सबसे पहले कॉल करना है, डॉट ऑपरेटर को, ठीक है। डॉट ऑपरेटर आप जैसे ही करोगे तब जाकर आप यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है, इस क्लास के अंदर यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद आप आईडी, नेम और एच किसी को भी कॉल कर सकते हो। क्लियर? चलो, अब हमने आईडी की वैल्यू पास कर दी, अब हमें पास करनी है नेम की वैल्यू। हाँ, सबसे पहले तो जैसे आपने यहाँ पर 1 पास किया, यहाँ पर आईडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है, रैम के अंदर। चलो, उसके बाद हमें कुछ नेम देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आप एस की मदद से ही नेम को एक्सेस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एस डॉट नेम और उसके बाद आप इसकी वैल्यू असाइन कर दो, सपोज राज, ठीक है। तो मैंने इस तरह से वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। तो अब राज किसके अंदर असाइन हो गया, नेम के अंदर। बट यहाँ पर ये चीज़ जो है वो इनवैलिड होगी, ठीक है। अगर आपने सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग कंसेप्ट को पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि आप डायरेक्टली इक्वल टू की मदद से किसी भी वेरिएबल के अंदर इस स्ट्रिंग को पास नहीं कर सकते। क्लियर? तो वहाँ पर हम यूज़ करते थे स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, ठीक है। वो फंक्शन का अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ये मेथड हमारी नहीं चलेगी, ये वाली सिंटेक्स नहीं चलेगी। क्लियर? तो चलिए, अब हमें कौन सी मेथड यूज़ करनी है, strcpy, स्ट्रिंग कॉपी, strcpy, और उसके अंदर हमें 2 पैरामीटर पास करने होंगे, ठीक है। सबसे पहला पैरामीटर हमें किसके अंदर वैल्यू डालनी है, वो तो हमें डालनी है एस डॉट नेम के अंदर वैल्यू। कौन सी वैल्यू, हमें डालनी है राज वैल्यू, ठीक है। और इस दोनों के बीच में हमें करना है सिंपल कोमा। तो अब राज जो है वो असाइन हो गए किसके अंदर, नेम के अंदर, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू दिस सिंटेक्स हमें इस वाली सिंटेक्स का यूज करना होगा। और strcpy एक बिल्ट इन मेथड है जो कि string.h लाइब्रेरी फाइल में से आ रही है, ठीक है। तो वो आपको सबसे पहले ऊपर इंक्लूड भी करनी होगी, #include string.h, कुछ इस तरह से। क्लियर? चलिए, अब राज जो है वो नेम के अंदर चला गया, तो यहाँ पर नेम की वैल्यू अब क्या आ गई, राज आ गई। क्लियर? चलिए, इसी तरह से हमें एज की वैल्यू पास करनी है, तो अगेन एस की मदद से हम एक्सेस करेंगे किसको, एज को। तो एस डॉट एच इज इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया 18, ठीक है। तो 18 जो है वो कहाँ पे चला गया, एज के अंदर चला गया। क्लियर? तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर की मदद से तीनों एट्रीब्यूट को एक्सेस किया, उसकी वैल्यू असाइन कर दी। अब हमने सिर्फ वैल्यू को असाइन किया हुआ है, ठीक है। अब मुझे उसको क्या कराना होगा, प्रिंट भी कराना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम printf के अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले अगर हम आईडी की बात करें तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा %d देन आफ्टर s डॉट id, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिंट भी करा सकते हो। हाँ, अगर आपको नेम को प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे लिखोगे s डॉट नेम और यहाँ पर लिखोगे %s। उसी तरह एज को भी प्रिंट करा सकते हो %d की मदद से। क्लियर? तो ये था हमारा सिंपल स्ट्रक्चर।
यहाँ पर आपको नोट डाउन करना होगा स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है, ये कुछ इसकी सिंटैक्स है। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट फिनिश होने के बाद मेक श्योर आप सेमीकोलन लगाइएगा, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ग्लोबल एरिया के अंदर मेन के ऊपर की ओर क्रिएट करना होगा। उसके बाद इस पूरे स्ट्रक्चर का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट बनाना होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद आपका स्ट्रक्चर का नेम, देन आफ्टर आपको लिखाना है वो अपने वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट का नेम, ठीक है। देन आफ्टर स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद सभी एट्रीब्यूट को आप इस ऑब्जेक्ट की मदद से यूजिंग डॉट ऑपरेटर एक्सेस कर सकते हो। s.id, s.name और s.h तीनों की हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, देन आफ्टर तीनों की वैल्यू को आप प्रिंट भी कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर को समझा। ये थियोरेटिकल पोर्शन हो गया। चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हाँ मेन के बाहर स्ट्रक्चर को क्रिएट करना होगा यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड, ठीक है। चलिए हमने स्टूडेंट को क्रिएट किया इस तरह से और लास्ट में हमने लगा दिया सेमीकोलन। चलिए अब स्टूडेंट की क्या होगी, एक आईडी होगी, उसके बाद उसका कोई नेम होगा जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का होगा, एंड देन आफ्टर उसकी कोई एज हो सकती है, ठीक है। चलिए अभी हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका है। अब मेन के अंदर आकर हमें सबसे पहले तो स्ट्रक्चर का क्या बना लेना है, एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, ठीक है। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट का नेम सपोज हमने दे दिया s, ठीक है। अब s.id वैल्यू आप असाइन कर दीजिए सपोज 1, ठीक है। देन आफ्टर strcpy की मदद से आपको s.name देना होगा, कोई भी आप नेम दे सकते हो, सपोज मैंने दे दिया राज। उसके बाद s.h आप दे सकते हो सपोज 80, ठीक है। तो तीनों की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी। हाँ strcpy फंक्शन कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है string.h में से, तो मेक श्योर आपने वो लाइब्रेरी फाइल भी अटैच कराई हुई है, ठीक है, string.h। चलिए अब तीनों की वैल्यू तो हमने दे दी, अब हमें करना है सिंपल उसको प्रिंट। तो मैं यहाँ पर सिंपल प्रिंटफ कर रहा हूँ और एक ही लाइन के अंदर मैं इसको प्रिंटफ करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा उसकी आईडी, उसके बाद हम यहाँ पर पास करेंगे उसका नेम जो कि होगा %s फॉर्मेट के अंदर, एंड देन आफ्टर हम पास करेंगे उसकी एज जो कि होगी %d फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो पहला हमें देना है s.id, दूसरा s.name और तीसरा s.h। क्लियर? चलिए तो अब हमने सेव किया और करते हैं रन। तो देखिए अब नीचे आपके पास वैल्यू कंप्लीटली आपको मिल चुकी है, ID 1, नेम राज और एज 18। क्लियर? तो इस तरह से हमने फुल्ली स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया यूजिंग स्ट्रक्ट कीवर्ड एंड देन आफ्टर यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। ओके, हाँ यहाँ पर अगर आपको बार बार इस तरह से लाइन नहीं लिखनी, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को आप अब यहाँ पर भी लिख सकते थे, यानी कि जब भी आप स्ट्रक्चर फिनिश करते हो उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और सेमीकोलन के बीच में भी आप डायरेक्टली यहाँ पर शॉर्ट हैंड सिंटैक्स इस तरह से दे सकते थे। तो अब आप अगर ये लाइन नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, देखिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया, इस तरह से आप यहाँ पर भी अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। चलिए मैंने सेव किया, अगेन रन किया, तो देखिए फिर से मुझे वही वाला आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, मतलब कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। ओके, तो या तो आप ये पूरी लाइन यहाँ पर मेन के अंदर लिखिए या तो उसका शॉर्ट हैंड सिंटैक्स आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो। क्लियर? हाँ, ये हमने एक स्टूडेंट के लिए किया, ठीक है। क्या हो अगर हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट है, सपोज ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था S1, ठीक है, और S1 की मदद से हमने यहाँ पर सब कुछ किया था, s1.name, s1.id, और उसी तरह से हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं s को S1 की मदद से, ठीक है। ये हमारे पास कितने स्टूडेंट का डेटा है, एक ही स्टूडेंट का डेटा है। अगर आपको दूसरा स्टूडेंट लेना है तो आप यहाँ पर एक बार और क्रिएट कर सकते हो नया ऑब्जेक्ट S2, ठीक है, और ये सभी प्रोसेस आप रिपीट कीजिए S2 की मदद से। तो आपको यहाँ पर 2 लाइन लिखनी पड़ी, या फिर अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पर भी इस तरह से लिख सकते थे H2, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब आपको ये लिखना पड़ता है स्ट्रक्ट स्टूडेंट बार बार, तो बेहतर है आप यहाँ पर लिख दीजिए ऊपर की ओर S1, S2, ठीक है। तो ये सेम सिंटैक्स हो गया। तो बजाय इसके आप इस तरह से शॉर्ट हैंड सिंटैक्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास 3 स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो S1, S2, S3। चलिए तो अब S2 के लिए हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यही चीज़ हमें रिपीट करनी होगी, किसके लिए, S2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम पास कर देते हैं s2.id, s2.name और s2.h। चलिए यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं, सपोज हमने वैल्यू रखी आकाश, देन आफ्टर एज की वैल्यू रखी 20। चलिए इसी तरह से हमें यहाँ पर प्रिंट करना होगा S2 की सभी एट्रीब्यूट्स को, ID, नेम और H। क्लियर? तो बस ये हो गया, S1 का डेटा और S2 का डेटा दोनों को आपको प्रिंट भी करने को मिल गया। चलिए हमने सेव किया और रन किया,
देखिए दोनों डेटा आपको सक्सेसफुली मिल रहे हैं। क्लियर, मतलब कि अब हो क्या रहा है, रैम के अंदर आपके पास टोटल 6 वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, पहले 3 वेरिएबल्स ही क्रिएट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट था, एक ही वेरिएबल था। मतलब कि जब कभी भी आप इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, बिहाइंड द सीन स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स मौजूद होंगे उन सभी का वेरिएबल्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अगर आप S1 और S2 इस तरह से 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर एक के लिए 3 वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे थे तो 2 ऑब्जेक्ट के लिए अब आपके पास टोटल 6 वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए वही सिनेरियो हो रहा है। हमने यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, S1 और S2। तो जब भी आप S1 क्रिएट करते हो रैम के अंदर ये तीनों वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। जब भी आप S2 को क्रिएट करोगे रैम के अंदर अगेन फिर से दोबारा ये तीनों वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। तो अब रैम के अंदर टोटल 6 वेरिएबल्स है। गॉट इट। चलिए, तो अब यहाँ पर साइज ऑफ का यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रिंटफ कराना चाहूँगा पूरे स्ट्रक्चर की साइज हमें कितनी मिल रही है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सपोज साइज %d एंड देन आफ्टर अब हम यहाँ पर यूज करेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर। चलो अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे S1 की साइज। देखते हैं पूरे S1 की साइज कितनी है। अब ध्यान दीजिएगा S1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को, राइट। तो जैसे ही मैंने अभी भी बताया अगर आप S1 को क्रिएट करोगे रैम के अंदर ये तीनों ऑब्जेक्ट्स या फिर तीनों वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो मतलब कि S1 की साइज कितनी आएगी, इन तीनों की जो भी साइज होगी उसका एडिशन। ठीक है, तो देखिए हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था आईडी जो है वो रैम के अंदर कितनी बाइट्स कन्वर्ट करते हैं या फिर कितनी बाइट्स एज्यूम करती है, 4 बाइट्स। तो देखिए आईडी 4 बाइट्स कंज्यूम करेगी। उसके बाद अगेन एक इंटीजर है एज जो कि अगेन दूसरी 4 बाइट कंज्यूम करेगी। और अब है हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा बाइट 1 बाइट ही कंज्यूम करता है रैम के अंदर। ठीक है, 1 बाइट ही वो एक्वायर करता है। बट हमने यहाँ पर ऐसे 100 बाइट्स कंज्यूम किए। देखिए अगर हम सिर्फ इतना लिखते कैरेक्टर नेम तो 1 बाइट ही वो कंज्यूम करता। ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट 1 बाइट कंज्यूम करता है रैम के अंदर। बट हमने ऐसे 100 कैरेक्टर्स लिए, हमने एरे क्रिएट किया ना कैरेक्टर का, इसलिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आईडी की 4 बाइट्स, नेम की 100 बाइट्स और यहाँ पर एज की अगेन 4 बाइट्स। टोटल हमारे पास कितनी हुई, अगर हम तीनों का सम करने जाएँ तो 108 बाइट्स। ठीक है, तो अब इस तरह से हमें यहाँ पर साइज देखने को मिलेगी S1 की कितनी, 108 बाइट्स। देखिए हमने इस प्रोग्राम को सेव किया और रन किया। अब यहाँ पर देख सकते हो साइज 108 बाइट्स। क्लियर, मतलब कि पूरा S1 जो है वो कितनी साइज कंज्यूम कर रहा है, 108 बाइट्स। अगर आप इस तरह से S2 की भी साइज निकालना चाहोगे, सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया S2। चलो अब इसको करते हैं सेव एंड रन। तो आप देख सकते हो दोनों की साइज कितनी आई, 108 बाइट्स आई। क्लियर, तो इस तरह से हमने देखा कि आप S1 और S2 की मदद से पूरे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसकी वैल्यू यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बट सभी ऑब्जेक्ट्स स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद एट्रीब्यूट्स को रैम के अंदर क्रिएट करेंगे और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, जितनी साइज यहाँ पर वो कंज्यूम कर रहा होगा वो पूरा का पूरा S1 का साइज रिप्रेजेंट करेगा इस तरह से। क्लियर, अगर आपको दोनों का एडिशन निकालना है, यानी कि अगर आप सोचना चाहो कि मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो टोटल रैम के अंदर कितनी साइज कंज्यूम कर रहे हैं, वो अगर मुझे चाहिए तो आप क्या कर दो, यहाँ पर सिंपल साइज ऑफ S1, उसके बाद उसको एडिशन कर दो साइज ऑफ S2 के साथ। ठीक है, सिंपल सी चीज़ होगी। दोनों की साइज का आपने क्या कर दिया, समेशन कर दिया, एडिशन कर दिया, तो आपको टोटल साइज मिलेगी कि आपके बनाए हुए स्ट्रक्चर और उसके ऑब्जेक्ट्स रैम के अंदर कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और एक्वायर कर रहे हैं। चलिए, तो हमने कर दिया सेव एंड रन। अब यहाँ पर देख सकते हो 216 बाइट्स रैम के अंदर कंज्यूम हो रहा है आपको इस दोनों स्टूडेंट के डेटा को प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर, तो इस तरह से हमने समझा साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से आप ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट की साइज को निकाल सकते हो। ओके, चलिए, तो फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि इस तरह से आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट बनाने के आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो इस तरह की सिंटैक्स या फिर यहाँ पर जैसे कर्ली ब्रैकेट्स खत्म होता है वहाँ पर भी आप ऑब्जेक्ट को डिनोट कर सकते हो। क्लियर, और साइज ऑफ को स्ट्रक्चर के साथ किस तरह से हैंडल किया जाता है और यूज़ किया जाता है वो। ओके, चलिए, ये हमने देखा इंडिविजुअल स्टूडेंट का डेटा हैंडल किस तरह से किया जाता है वो। क्या होगा अगर आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट है, सपोज 10 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट है, 20, इवन 100 से लेकर 200 स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो सभी का डेटा अगर आपको लेना है तो आप किस तरह से करोगे, क्या आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते ही जाओगे अप टू S100 तक? नहीं, वो तो लेंथी चीज़ हो गई ना, और साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी रिपीट करनी होगी।
क्लियर। तो ये ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम अपने कोड को पूरा का पूरा ऑप्टिमाइज करने की ट्राई करेंगे। तो अब यहाँ पर कंसेप्ट आता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो हम देखेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है वो। देखिए, अगर आपको पास 10 स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आपको 10 स्टूडेंट का डेटा इस तरह से सेट करना होगा और 10 स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर आपको प्रिंट भी करना होगा। लेकिन इस बार हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे। बट सबसे पहले हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, ठीक है। तो किस तरह से क्रिएट करना है, देखिए यहाँ पर मैं एक एरे क्रिएट करूँगा पूरे ऑब्जेक्ट का। सपोज मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया 100। तो बिहाइंड द सीन आपके पास s ऑफ 0 से लेकर s ऑफ 1 और अप टू आपके पास कितने स्टूडेंट्स हो गए या फिर कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, s ऑफ 99 तक। क्लियर। तो इस तरह से बिहाइंड द सीन आपने टोटल 100 ऑब्जेक्ट्स को क्लियर कर लिया, बना लिया। गॉट इट। अब आपको क्या करना है, इन सभी के अंदर लूप घुमा देनी है। क्लियर। तो यहाँ पर आपने कुछ इस तरह से किया था, अब आपको यहाँ पर इस तरह से नहीं लिखना। ये देखिए, एक ही चीज़ आपने बार बार रिपीट की हुई है। जैसा कि आपने S1 के साथ किया था वैसे ही आपने S2 के साथ किया। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास इस तरह से 100 ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो बार बार आप ये चीज़ नहीं लिखोगे। आप यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, फॉर लूप घुमा दोगे, राइट। तो देखिए किस तरह से, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया इंटीजर i, देन आफ्टर हमने फॉर लूप घुमा दी। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि i को आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक घुमाना है, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया, लेकिन कहाँ तक घुमाना है, कितने ऑब्जेक्ट्स तक। सपोज मुझे 10 स्टूडेंट चाहिए, तो मुझे यहाँ पर i की वैल्यू कितनी देनी होगी, 10 देनी होगी, ठीक है। और i प्लस प्लस। अगर मुझे 100 स्टूडेंट चाहिए तो आपको यहाँ पर सिंपल i लेस देन 100 करना होगा। क्लियर। तो इस तरह से आप कर सकते हो। हाँ, अगर आप पूरा प्रोग्राम डायनेमिक करना चाहते हो तो आप यहाँ पर यूजर से वैल्यू भी रिट्राइव कर सकते हो। और यहाँ पर हम यूजर से सबसे पहले आस्क कर लेते हैं, एक मैसेज दे देते हैं कि भाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू वांट, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स के वैल्यू को यहाँ पर इंसर्ट करेगा स्कैनफ के जरिए, किसके अंदर, n के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लूप को n तक घुमा सकते हो, तो हो गया डायनेमिक। अगर यूजर यहाँ पर बोलेगा 3 n की वैल्यू, तो ऑटोमेटिक आपकी लूप 3 बार घुमाएगी। क्लियर। चलिए, अब आपको यहाँ पर सिंपल वैल्यू प्रोवाइड करनी है id की, नेम की और एज की। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर id की वैल्यू यूजर के थ्रू आस्क कर लेता हूँ। सपोज एंटर id, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, स्कैनफ करना है, ठीक है। किसकी वैल्यू हमें स्कैनफ करनी है, देखिए हमें स्कैनफ करनी है यहाँ पर id की वैल्यू। लेकिन id तक पहुँचने के लिए आपको यूज़ करना होगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमने अभी अभी क्रिएट किया, ठीक है। s ऑफ 0 जो आपने यहाँ पर लिखा, तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, s ऑफ i लिखोगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर आप लिखोगे डॉट id। यहाँ पर सिंटेक्स पर आप खास ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, s ऑफ i लिखा। तो देखिए इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से एलोबरेट करता हूँ आपको। सबसे पहले हमें चाहिए था s की मदद से id, ठीक है। प्रीवियसली हमने कुछ इस तरह से किया था, देखिए। लेकिन अब आपके पास s नाम का ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं ना, आपने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है s ऑफ 100, यानी कि बिहाइंड द सीन आपने यहाँ पर टोटल इस तरह से लिखा हुआ है s ऑफ 0 से लेकर s ऑफ 99, ठीक है। ये वाली पूरी लाइन लिखी हुई है। तो सबसे पहले अगर लूप की वैल्यू i बराबर 0 आती है, तो आप यहाँ पर देखिए s ऑफ 0 को सिलेक्ट करना होगा आपको, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से इसलिए यहाँ पे लिखा है s ऑफ i की वैल्यू लूप घूमने के बाद सबसे पहले कितनी आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा s ऑफ 0। तो अब यहाँ पर आ जाएगी s ऑफ 0 की वैल्यू, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन ये लाइन जनरेट कर रहा है आपका इस तरह का सिंटेक्स, s ऑफ 0 देन आफ्टर डॉट id। क्लियर। तो मतलब कि जो पहला ऑब्जेक्ट था उसकी मदद से आपने id को एक्सेस किया, हो गया। तो इस तरह से हमने स्कैनफ लगाया id के लिए। क्लियर। उसके बाद जैसे ही i प्लस प्लस होगा तो i की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1, तो s ऑफ 1 डॉट id, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की मदद से आप id एक्सेस करोगे, ठीक है। तो इस तरह से लोग घूमते ही जाएगी कहाँ तक, n तक। क्लियर। तो हमने id की चीज़ समझी। चलिए अब इसी तरह से हमें यूज़ करना है क्या, नेम। तो मैं यहाँ पर ले लेना है एंटर नेम, ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेंगे %s ऑफ i डॉट नेम। क्लियर। चलिए इसी तरह से अगेन अब हमें करना है एंटर एज, और हम एज की वैल्यू यहाँ से प्रोवाइड करेंगे s ऑफ i डॉट एच, यहाँ पर करेंगे %d। क्लियर। तो देखिए ये पूरी की पूरी फॉर लूप हमने घुमाई यूजर के थ्रू जस्ट वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए, इनिशियलाइजेशन करने के लिए। अभी हमें प्रिंटफ करना तो बाकी ही है, ठीक है। तो प्रिंटफ के लिए भी हम अगेन यही वाली सेम फॉर लूप को घुमा देते हैं। देखिए हमें कहाँ तक घुमानी है, i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन n i प्लस प्लस,
एंड देन आफ्टर ये वाली लाइन जो है वो हमें यहाँ से निकाल कर यहाँ पर पुटअप कर देनी है। सिंपल हो गया। बस हमें यहाँ पर अब क्या करना है, एस ऑफ आई डॉट आई डी लिख देना है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एस ऑफ आई डॉट नेम और यहाँ पर एस ऑफ आई डॉट एच। ठीक है, तो वो डायनेमिक लूप घूमती जाएगी, आई की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस होती जाएगी। क्लियर? तो बस ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया। अब यहाँ पर आप चाहो तो एन की वैल्यू कुछ भी पास कर सकते हो। सपोज अगर आप यहाँ पर एन की वैल्यू 5 पास करते हो तो ये लूप 5 बार घूमेगी, यानी कि ये लूप भी 5 बार ही घूमेगी। ठीक है, तो दोनों लूप्स 5 बार घूमकर आपके पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट का डेटा दे देगी। अगर आपने यहाँ पर एन की वैल्यू इवन 90 भी दी तो पूरी लूप 90 बार घूमेगी, मतलब कि आपके पास टोटल 90 स्टूडेंट का डेटा होगा। क्लियर? चलो अब हमने किया सेव एंड रन। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें आस्क कर रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स। सपोज वी वांट 3 स्टूडेंट्स, तो 3 बार हमें यहाँ पर आईडी, नेम और एज की वैल्यू देनी होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आईडी दे दी 1, नेम और उसके बाद एज। चलिए अब दूसरी बार लूप घूम रही है तो आईडी हम देंगे 2, उसके बाद नेम और उसकी एज। चलिए अब लास्ट बार तीसरी बार लूप आपकी घुमाई जा रही है, आईडी देन आफ्टर नेम और उसके बाद एच। चलिए 3 बार हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो अब मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा आपकी ये लूप 3 बार घूमेगी। ठीक है, देखिए जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये वाली लूप 3 बार घूम गई और आपके सभी स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स भी परफेक्टली शो कर दिए। ओके, तो इस तरह से आप डायनेमिकली लूप को घुमा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आप किस तरह से क्रिएट करोगे, किस तरह से उसको यूज में लोगे यूजिंग फॉर लूप। ओके, हाँ, इस तरह की सिंटेक्स अगर आप यहाँ पे नहीं भी लिखना चाहते हो तो हमने अभी भी देखा, वैसे आप यहाँ पर भी उसको लिख सकते थे, स्ट्रक्चर स्टूडेंट उसके बाद एस ऑफ 100, लेकिन दोनों बार यहाँ पर नहीं चलेगी। ठीक है, या तो आपको ये वाली सिंटेक्स लिखनी होगी या तो ये वाली, दोनों एक साथ अगर आप लिखोगे और रन करोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगी। ठीक है, मल्टीपल डिक्लेरेशन वाली। सी लैंग्वेज आपको ये कहेगी कि आपने एस ऑफ 100 यहाँ पर भी क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पर भी क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, उसको वो डुप्लीकेट लगेगा तो आपको ऑब्वियसली एम्बिगिटी की एरर मिलेगी। तो यहाँ पर मेक श्योर आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से सिंटेक्स यूज करनी है, ये वाली या फिर ये शॉर्ट हैंड सिंटेक्स। क्लियर? हम फिलहाल शॉर्ट हैंड सिंटेक्स को यूज करेंगे। यहाँ पर भी लिख देंगे एस ऑफ 100, यानी कि बिहाइंड द सीन आपके पास कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। हाँ, आपने 100 ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूजर कोई भी वैल्यू डाल सकता है। अब माइट भी अगर यूजर ने एन की वैल्यू डाली 120 तो फिर वो नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए 120 हमारे लिमिटेशन के बाहर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगेन उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो 1000। अब अगर यूजर यहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेकर 1000 तक कुछ भी डालेगा तो वो सही होगा। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो अपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को। क्लियर? तो चलिए इसको भी पूरा नोट डाउन कर लीजिए, किस तरह से हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को बनाया, इम्प्लीमेंट किया स्ट्रक्चर के साथ, एंड देन आफ्टर किस तरह से हमने उस प्रोग्राम को बनाकर उसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो ये पूरा का प्रोग्राम हमने देखा स्ट्रक्चर की मदद से और साथ ही साथ हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का भी यूज़ किया। ठीक है, तो अब अगर n की वैल्यू होगी अगेन 3 तो हमारी रैम के अंदर इस तरह के तीनों ऑब्जेक्ट्स 3 बार क्रिएट हो गए। ओके, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हमारे जो है वो क्रिएट हो गए 3 बार। हाँ, अब अगर आप इसकी साइज निकालना चाहो, ठीक है, तो आप यहाँ पर साइज ऑफ भी निकाल सकते हो, साइज ऑफ s ऑफ 0 देन आफ्टर साइज ऑफ s ऑफ 1। इस तरह से सभी ऑब्जेक्ट की साइज भी आप आराम से निकाल सकते हो। क्लियर? तो वो साइज निकालने के लिए अगेन आप इस फॉर लूप का सहारा ले सकते हो या फिर एक नई फॉर लूप भी क्रिएट कर दो स्पेशली साइज ऑफ को देखने के लिए। ओके, तो ये हमने देखा किस तरह से आप स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो यूजिंग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, साथ ही साथ आप स्ट्रक्चर विथ पॉइंटर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर विथ पॉइंटर का आप यूज किस तरह से करोगे, देखिए अब मुझे यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यहाँ पर क्रिएट करना होगा वन टाइप ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर आप किस तरह से क्रिएट करोगे, सिंपल आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो s ऑफ 100 की जगह पर डायरेक्टली पॉइंटर s। ठीक है, इस तरह से भी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने पॉइंटर s लिखा होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरह से नहीं एक्सेस करोगे, यानी कि डॉट की मदद से एक्सेस नहीं करोगे। अगर आप यहाँ पर पॉइंटर बनाते हो तो आप यहाँ पर एक्सेस करोगे s देन आफ्टर एरो id कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप कुछ इस तरह से इंसर्ट करोगे। क्लियर? देन आफ्टर s की मदद से आप एरो की मदद से एक्सेस करोगे नेम, और उसकी वैल्यू आप स्ट्रिंग कॉपी की मदद से कुछ भी डाल दो। सपोज मैंने डाल दी पीयूष। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा strcpy जैसा हमने अभी भी देखा। देन उसी तरह से s ऑफ h और यहाँ पर आप डाल दो ओके 19। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे आप, s ऑफ h
देखिए जो एरो हमने क्रिएट किया ना, वो हमने क्रिएट किया डैश यानी कि सब्ट्रैक्शन के सिंबल की मदद से और ग्रेटर देन सिंबल की मदद से। इसको आप बोल सकते हो एरो। और इसको प्रोनाउंस करने की जब बात आती है तो आप इसको किस तरह से प्रोनाउंस करोगे, एस ऑफ आईडी, एस ऑफ नेम और एस ऑफ एच। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। सपोज मैं आपको दोनों का डिफरेंस कुछ इस तरह से बताऊं, आप इस तरह से S1 क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो S1 की मदद से आप डॉट ऑपरेटर का यूज करते थे आईडी को इनिशियलाइज करने के लिए। लेकिन अगर ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर पॉइंटर का यूज कर रहे हो तो अब आपको एरो लगाना है। ठीक है, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट होगा तो बीच में आप डॉट लगाओगे, पॉइंटर ऑब्जेक्ट होगा तो फिर बीच में आप क्या लगाओगे, एरो लगाओगे। बस यही दोनों के अंदर डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकते थे, या फिर मैंने जैसे इस तरह से यहाँ पर किया शॉर्ट हैंड सिंटैक्स की मदद से, ये भी इस तरह से भी आप कर सकते थे। ओके, चलिए अब इस वाले वेरिएबल्स को हम सबसे पहले यहाँ पर टॉप पर लिखेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे इन तीनों को प्रिंट। चलिए सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे %d id को, उसके बाद %s नेम को एंड देन आफ्टर %d अगेन एज को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर s डॉट id इसी वजह से s ऑफ नेम और उसी तरह से s ऑफ h को प्रिंट करवा लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब जहाँ कभी भी आप डॉट करते थे अब आपको करना है इस तरह से एरो। क्यों? क्योंकि अब ये जो s जो है वो क्या है, आपका एक पॉइंटर है, इसलिए। क्लियर? तो जब कभी भी पॉइंटर की मदद से स्ट्रक्चर के सभी एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करोगे आप, तो अब आपको डॉट नहीं बल्कि एरो का यूज करना है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम इसी चीज का आउटपुट देख लेते हैं। सेव किया हमने प्रोग्राम को, रन किया, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, वन टाइप ऑफ एरर देखने को मिल रही है। देखिए वो कौन सी एरर है, रीडिफिनेशन ऑफ एस। आपने एस को 2 बार रिपीट किया है। देखिए यहाँ पर दोनों का नाम सेम है इसलिए। तो चलिए यहाँ पर हम नाम रख देते हैं पी। ठीक है, पॉइंटर का नाम हमने रख दिया पी। चलो अब यहाँ पर करते हैं अगेन सभी को रिप्लेस, जहाँ कभी भी एस है वहाँ पर हम कर देते हैं पी, जो कि रिप्रेजेंट करेगा आपके पूरे पॉइंटर ऑब्जेक्ट को। चलिए अब हमने किया सेव एंड रन। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, सेगमेंटेशन फॉल्ट। ठीक है, चलिए अगेन हमने किया सेव और दूसरी बार करते हैं रन, तो फिर से आपको देखने को मिल रहा है सेगमेंटेशन फॉल्ट। हाँ, ये चीज़ की कोई एरर नहीं है, ये तो वन टाइप ऑफ वार्निंग है। ठीक है, और वो कहाँ पर है, एस ऑफ आई डॉट नेम के अंदर यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कोई भी एरर नहीं आ रही है। एरर एग्जैक्टली कहाँ पर आ रही है, सेगमेंटेशन फॉल्ट वाली, वो हम देखने की ट्राई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने सबसे पहले किया हुआ है वन टाइप ऑफ पॉइंटर को क्रिएट। ठीक है, तो पॉइंटर को हमने अभी प्रीवियस सेशन के अंदर ही समझा था। पॉइंटर क्या होल्ड कर सकता है, किसी दूसरे वेरिएबल का रेफरेंस एड्रेस। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो पॉइंटर है वो पूरा एम्प्टी है। देखिए किसको पॉइंट कर रहा है वो हमें मालूम ही नहीं है, मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि आईडी नेम और एज को आप इसके अंदर इंसर्ट कर दो। लेकिन ये पॉइंटर पी है, वो एक्सेस किसको कर रहा है, वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, किसको रेफरेंस कर रहा है, वो हमने फिलहाल मौजूद ही नहीं किया, यहाँ पर बताया नहीं। तो देखिए ये पॉइंटर का जो टाइप है वो कौन सा है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। आपको सबसे पहले स्ट्रक्ट स्टूडेंट का एक और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, जो कि होगा पूरा एम्प्टी। सपोज मैंने यहाँ नाम रख दिया STU स्टूडेंट। ठीक है, तो पॉइंटर बनाने के बाद आपको उसके अंदर एड्रेस भी तो स्टोर करना होगा स्टूडेंट का, कुछ इस तरह से। क्लियर? सबसे पहले देखिए क्या हुआ, हमारा जो पॉइंटर था वो एम्प्टी पॉइंटर था, वो किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा था। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक नया पॉइंटर ऑब्जेक्ट, सॉरी एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, स्ट्रक्चर स्टूडेंट STU। देन आफ्टर इस स्टूडेंट का एड्रेस जो है, ठीक है, वो हमने पास कर दिया पी के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी पी क्या था, वन टाइप ऑफ पॉइंटर था, तो वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहा होगा किसी और ऑब्जेक्ट का एड्रेस। तो हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का ही एड्रेस पास कर दिया इसके अंदर। ठीक है, तो अब अगर आप पी की मदद से आईडी नेम और एज को इंसर्ट करोगे, ट्राई करोगे उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, हमने सभी की वैल्यू का असाइनमेंट कर दिया और उसकी वैल्यू को प्रिंट भी कर दिया। तो यहाँ पर आपने पॉइंटर की मदद से आईडी नेम और एज को एक्सेस किया और उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया, मतलब कि बिहाइंड द सीन आपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू पास की। ठीक है, एक्सेस करोगे आप पी की मदद से, लेकिन ये जो वैल्यू आप डाल रहे हो वो बिहाइंड द सीन किसके अंदर डाल रहे हो, स्टूडेंट के अंदर ही डाल रहे हो। क्लियर? तो चलिए अब हम सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट आता है क्या नहीं। देखिए अब आपको सक्सेसफुली आउटपुट मिल चुका है 1 पीयूष और 19, जो कि हमने यहाँ पर डाला था। ठीक है, और अगेन इन सभी की वैल्यू आप यूजर के थ्रू स्कैनएफ के जरिए भी आस्क कर सकते थे, रिट्राइव कर सकते थे। क्लियर? तो ये दोनों का डिफरेंस था, नॉर्मल ऑब्जेक्ट
और पॉइंटर ऑब्जेक्ट। अगर कभी भी आप स्ट्रक्चर का नॉर्मल पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो मेक श्योर उसके अंदर किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट का एड्रेस सबसे पहले रेफरेंस किया होना चाहिए, तभी आप उस सभी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकोगे, असाइन कर सकोगे और उसको प्रिंट कर सकोगे। क्लियर? तो इस तरह से हमने समझा नॉर्मल ऑब्जेक्ट का और पॉइंटर ऑब्जेक्ट का डिफरेंस क्या है, और उससे पहले भी हमने समझा था हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट और पॉइंटर ऑब्जेक्ट समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब आपको इसकी कंप्लीटली डिटेल के अंदर प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, और अब नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जो कि है DMA, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन।